हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, भी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इसी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का वो दौर आर्थिक सुधार 1991 से, यानी कि जो हमने एलपीजी रिफॉर्म किए हैं उन्हीं रिफॉर्म को देख रहे हैं, जिसमें औदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को समझने का प्रयास किया। हर नीतियों को उदार किया, सेक्टर को प्राइवेट किया और अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ ग्लोबलाइज किया, मिलाया। वही हमने वैश्वीकरण को देखा। इतना देखना, पढ़ना और समझने के बाद इन सारी चीजों को हम लोग देख चुके, एक एक करके बहुत अच्छे से हमने बात भी कर ली। क्लियर है? इतना हम लोग देख चुके थे कि ग्लोबलाइज क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का हमको एक मीनिंग समझ आया था और वो कहला रहा था किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण रूप किया जाना और जटिल घटना है। उन सभी नीतियों के परिमाण हैं जिनका उद्देश्य विश्व के समृद्ध, एकागिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण गतिविधियों का नेटवर्क के रूप में ये सारी घटनाओं को, इन सारी चीजों को एक बार वापस से ग्लोबलाइजेशन पर नजर दौड़ाइए। आखिर में ग्लोबलाइजेशन है क्या? देखिए, अब हम ग्लोबलाइजेशन में पढ़ जाते हैं। आपने पढ़ लिया होगा आउटसोर्स, बाह्य प्रमाण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिमाण है। परिमाण का मतलब होता है इसमें कंपनियां किसी भारी स्रोत संस्था से नियमित सेवा प्राप्त कर, नियमित मतलब कंटिन्यू, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, कानूनी सलाह, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों में आई क्रांति कर सूचना के प्रसार ने अब इन सेवाओं को एक ही विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का इसी कारण विदेशों से भी सेवाओं को प्राप्त करने के प्रमाण होती गई है। इनमें बाह्य प्रमाण की प्रवृत्ति सख्त होती है। अब तो धनी आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, बैंक सेवा, संगीत रिकॉर्डिंग, फिल्म, पुस्तकालय, शब्दांकन, चिकित्सा परामर्श, यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी आउटसोर्स हो गए हैं। आउटसोर्स का मतलब है जो चीजें पहले हम केवल अपने देश में ही या जहां हम रह रहे हैं वहीं प्रदान कर पाते थे, अब क्या हो रही है? हर जगह हम इनको प्रदान कर मिल सकती है। हमको हर जगह ये चीजें आपका मिल सकती है। हमको देख कैसा है, हर जगह हमको ये चीजें बहुत आसानी से मिल सकती है। ठीक है, यानी कि जिन सेवाओं को केवल पहले हम अपने देश में ही ढूंढ, अब देखिए आपको शिक्षा लेनी है, केवल आपको देश से लेनी, अपने देश में ही सब कुछ मिलना था। चिकित्सा, कुछ भी चीजें थी, चाहे वो पुस्तक को लिखना हो, संपादन हो, गाना रिकॉर्डिंग करना हो, कुछ भी, आज विश्व में बैठे कहीं भी कुछ भी कर सकते हो और आपका किसी भी देश में कुछ भी ऐसा होता है ना। यही सारी चीजें हैं जो आपका ये हमको देखने के लिए और जिन पर हम लोग आपका बात करते हैं। आउटसोर्स है क्या, किस तरीके से है, इन सब चीज पर ये आधारित हो। ठीक है, तो आउटसोर्स को समझ आया। और कह रहे कि अनेक विकसित देशों की कंपनियों में, अरे बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्री हैं, कंपनियों में भारत की छोटी छोटी संस्थाएं सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आधुनिक संचार संसाधनों के माध्यम से, इंटरनेट आदि इन सेवाओं से जुड़ी संरचनाओं और ध्वनि और दृश्यों की जानकारी को तुरंत शून्य से 9 की संख्या तक परिवर्तित देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनी भारत में सेवाएं प्रदान करने, क्योंकि भारत में इन तरह के कार्य में बहुत कम लागत है और उचित रूप से निष्पादन हो जाता है। भारत में निम्न मजदूरी दर, कुशल श्रमिक शक्ति की उपलब्धता न सुधार पर इस विश्व के स्तर में बाह्य प्रमाण
का एक गंतव्य बना दिया है और उसको हम व्यापार संगठन में इन सब चीजों को आपका देख सकते हैं। भैया ये चीजें हो कैसी रही हैं और बन कैसे रही हैं, इन चीजों को ये सारी चीजें हमें आ सकती हैं और बता सकती हैं। ठीक, आखिर में ये बनी हुई विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, विश्व व्यापार और सीमा शुल्क महाअधिसंधि। पहले WTO को गेट कहा जाता था, GATT। क्लियर हो गया? यानी कि व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि के परिवर्तित विश्व संगठन WTO का गठन 1995 में किया गया था। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापक प्रशासन में 23 देशों से मिलकर 1948 में की गई थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार समान अवसर सुलभ करना। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं नहीं खड़ी कर पाएगा। कैसे? कोई भी देश है जो आपका मनमाने ढंग से कर रहा है, वो सारी बाधाएं आपका वो खड़ी नहीं कर पाएगा। यानी कि किसी देश विशेष का इसमें ऐसा कुछ योगदान नहीं रहेगा या फिर कोई अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। सबके लिए समान राइट्स, समान अधिकार होंगे। इससे अच्छी बात और क्या होगी? करे कि इसका ध्येय सेवाओं के सर्जन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर का प्रयोग और पर्यावरण के संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा हेतु वस्तु के साथ साथ सेवाओं के विनियमन का भी स्थान दिया गया है। हम क्या करेंगे? वस्तु, द्विपक्षीय व्यापार, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देंगे और इनको देखेंगे, विनियमन भी करेंगे और इनके प्राशुल्क आशुल्क को हटाकर इन सारी बाजार चीजों को खोलेंगे और हम देख भी लेंगे आखिर में ये हो कैसे और क्यों रहा है। ठीक है, ये हमको देखना है और हमको इस पर बात करना। विश्व व्यापार संगठन के एक विश्व महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील देश के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार के नियमनों और पापक सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना के लिए सक्रिय भागीदारी कर रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए इसके लिए आयात पर अनेक प्रकार के परिमाणात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं। कैसा हो गया? भारत ने पहले बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे आयात पर, उसने सब हटा दिए और प्राशुल्क दरों में भी बहुत कम किया। तो अगर किसी देश का माल भारत में आता है उसको शुल्क कम करते हैं तो टैक्स लगता है, उसको भी क्या कर दिया उन्होंने? बहुत कम कर दिया। और कुछ विद्वानों की को आकांक्षा है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं। अरे भारत WTO का मेंबर हो ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। कह रहे जो भी WTO का ट्रेड है वो कहाँ होता है? जो आपकी डेवलपिंग कंट्री है उनके बीच ही होता है। उनका यह मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने की शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों में विकसित देशों के लिए खोले जाने के लिए मजबूर करने को लेकर उछला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजार में किसी न किसी बहाने से प्रवेश करने से रोकते हैं। अब वो कहते हैं कि भैया तुम अपने किसानों को सब्सिडी मत दो, कि ये गलत है, और फिर वो प्रोडक्ट आपका सस्ता हो जाता है, हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट बिकते नहीं है और बहुत सारे न जाने कितने बैरियर लगाकर रोक देते हैं। यानी कि हम सबका मंगा रहे हैं लेकिन वो हमारे आपके प्रोडक्ट को बैरियर मारकर रोक देते हैं। ऐसे परिणाम तो हम लोग आपका इसमें अच्छे से देख सकते हैं और आपका बात भी कर सकते हैं और इन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और एक एक करके हम इन सारी चीजों को आपका देख लेंगे। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे इसमें, और आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि आखिर में विश्व व्यापार संगठन में किस तरह की ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे कुछ ही चीजें हैं, इन पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे और इन सब चीजों को जानने का और देखने का प्रयास भी करेंगे आखिरकार हो किस प्रकार रहा है और WTO में भारत का महत्व क्या है
और WTO क्या जिस तरह की संरचना को लेकर आया था आज वास्तविकता में वही प्रासंगिकता है, उस तरह से काम कर रही है। इन सब चीजों को देखने के लिए एक बार देख लीजिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो पहले गेट था, ये क्लियर है। ये देखिए, ये सूचना प्रौद्योगिकी में गया था आउटसोर्स। हम लोग जैसे बाहर की कोई कंपनियां, वो अपने यहाँ कॉल सेंटर की सुविधा देती हैं कि भाई आपको प्रोडक्ट खरीदा, उसमें संबंधित आपको जब आ रही है, तो आप उसका रिपेयरिंग ये सब चीजें बनाते हैं, रिपोर्ट जाती है। तो वो क्या था, जैसे मान ली कोई यूएस की कंपनी है, यूएस का वो कॉलिंग सेंटर आउटसोर्स यानी कि जो बाहर से कार्य कराते हैं, भारत में देते हैं। और भारत के लोग उसको पूरा काम करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, भेजेंगे और यूएस में चलेगी। यानी कि कंपनी यूएस की, काम यूएस का, कर भारत में है, तो भारत को उसको पेमेंट मिलती है, भारत में उसका रोजगार मिलता है। तो मलेशिया और सिंगापुर जैसे शहर और भारत इस क्षेत्र में बहुत आगे आउटसोर्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमको चीजें कुछ जानने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, उनको देखिए। कह रहे हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन उछालने की मात्रा, जो गरीब देश है उनको उछालता है, बाकी काम जो करना है खुद ही करता है और सब कुछ खुद ही के हाथ में है। सुधारात्मक समीक्षा, एक बार समीक्षा देख लेते क्या कह रहा है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमको क्या समीक्षा मिली है। कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा, अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ करे हुए 3 दशक हो चुके हैं। 3 दशक का मतलब आपका 30 साल हो चुके हैं। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समीक्षा का मापन सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा करते हैं और 1991 के बाद से भारत में 2 दशक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही है। सकल घरेलू उत्पाद 1980 और 1991 में 5.6% से बढ़कर 2007 और 12 में 8.2% हो गई है। आर्थिक सुधार की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई है। औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव, वहीं क्षेत्र सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई है। और इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र के कारण में हुई है। 2012 और 15 की करें, 2012 और 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 की बाद से होने में रुकावट आई है और 1913 और 14 में कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी आई है। इसके बाद से इन क्षेत्रों में भी वृद्धि और ऋणात्मक हो गई थी। इन क्षेत्रों में सिंचाई दर बने हुए 2014-15 में समग्र सकल घरेलू उत्पाद में भी इस क्षेत्र में प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया है। गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था का खुला प्रत्यक्ष रूप इसमें देख सकते हैं। विदेशी नियमन रिजर्व में हम देखें, प्रत्यक्ष संस्थागत संस्थान में सम्मिलित हुए हैं। 1991 के बाद से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर 2018 में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत का रिजर्व आकार 1991 में 6 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2018 में 413 मिलियन डॉलर हो गया है। 2011 में भारत विनिमय एक्सचेंज का 7वां सबसे बड़ा धारक है। वर्ल्ड में 7वें नंबर पे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज। 1991 के बाद से भारत का काल पुर्जा दवा सामान इंजीनियरिंग उत्पाद में इत्यादि में एक सफल निर्यातक के रूप में बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रम में देश के अनेक मूल समस्या का समाधान खोजने में आपका विफलता के कारण बड़ी आलोचना भी होती रही। समस्या के एक विशेष रोजगार सर्जन कृषि आधारभूत संरचना में आपका प्रबंधन से जुड़ी है। ठीक, समृद्धि और रोजगार को थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए क्या स्थिति रही है समृद्धि और रोजगार में, ये उनकी समस्या है। और लास्ट निष्कर्ष यही, शहरीकरण, निजीकरण की नीति विश्व सहित बहुत सारी चीजों में आपका डेवलपमेंट, हमको ये सब चीज, ठीक, रोजगार, पर्यटन, ये सारी चीजें 1991 के बाद से नीतियां हमारे बहुत अनुकूल। एक बार थोड़ा घर से देख लेंगे, पूरा साफ हो जाएगा। कुछ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा समीक्षा ही है, बताया गया कि आखिर में क्या कुछ हमने करा है, क्या कुछ कमी है। फिलहाल आज के लिए